हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे पार्लियामेंट्री सिस्टम और आज का क्लास रहने जा रहा है क्लास 14 फेडरल सिस्टम के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। नमस्कार। कभी सोचा है कि 1 अरब से ज्यादा लोग, सैकड़ों भाषाएं और न जाने कितनी संस्कृतियां, इतने बड़े देश पर आखिर शासन किया कैसे जाता है? आज हम भारत की इसी अनोखी शासन प्रणाली के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं था, ये आप समझिए भारत के संस्थापकों के सामने खड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबको एक धागे में पिरो सके, लेकिन साथ ही हर इलाके की अपनी अलग पहचान का भी सम्मान करे। सच कहें तो ये काम प्राय नामुमकिन सा लगता था। अब उनके सामने मोटे तौर पर 2 रास्ते थे। एक था एकात्मक मॉडल, मतलब एक सख्त माता पिता की तरह जहां सारे बड़े फैसले केंद्र सरकार ही लेती है। और दूसरा था संघीय मॉडल, जो एक बड़े संयुक्त परिवार की तरह है, जहां केंद्र और राज्यों दोनों के पास अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं। ठीक है, तो चलिए सरकार के इन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जरा और करीब से देखते हैं, क्योंकि भारत को अपने भविष्य के लिए इन्हीं में से किसी एक को चुनना था। ये टेबल देखिए, इससे सारी तस्वीर साफ हो जाती है। बाईं तरफ है संघीय सिस्टम, जहां ताकत केंद्र और राज्यों के बीच बटी हुई है, और दाईं तरफ है एकात्मक सिस्टम, जहां सारी की सारी ताकत टॉप पर यानी केंद्र में है। यही वो सबसे बड़ा फर्क था, और भारत का सबसे जरूरी फैसला भी इसी पट्टिका था। तो सवाल ये उठता है कि भारत ने आखिर कौन सा रास्ता चुना और क्यों? ये एक ऐसा फैसला था जिसने हमारे देश के मुकद्दर को हमेशा के लिए लिख दिया। देखिए, भारत के संस्थापकों ने जब देश के नक्शे को देखा तो उन्हें 2 बातें साफ साफ समझ में आई। पहली, ये देश बहुत बहुत बड़ा है, और दूसरी, ये अविश्वसनीय रूप से विविध है। उन्होंने ये महसूस किया कि दिल्ली में बैठकर देश के हर गांव के लिए फैसले लेना तो भई नामुमकिन है। उन्हें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो राष्ट्रीय एकता को भी बनाए रखे, लेकिन साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी अपनी बात कहने का, अपने फैसले लेने का मौका दे। और संघवाद यानी फेडरलिज्म इसी का जवाब था। अब इसे ऐसे समझिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन एक तरह की अरेंज मैरिज जैसा है, जहां अलग अलग राज्य एक साथ मिलकर एक बड़ा देश बनाते हैं। वहीं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एक परिवार की तरह है, जहां एक बड़ी इकाई अपने सदस्यों को कुछ आज़ादी, कुछ स्वायत्तता देती है। भारत ने दूसरा रास्ता चुना, और इसका सीधा सा मतलब ये है कि केंद्र के पास हमेशा थोड़ी ज्यादा ताकत रहेगी। और इस बात को डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत ही साफ शब्दों में समझाया। उन्होंने कहा कि भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का महासंघ नहीं। अब इन शब्दों के पीछे का मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब ये है कि भारत एक परमानेंट, एक स्थायी इकाई है। कोई भी राज्य अपनी मर्जी से इसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये आप कह सकते हैं एक ऐसा विवाह है जिसमें तलाक का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलिए अब जरा भारतीय संविधान के पन्ने पलटते हैं और उन खासियतों पर नजर डालते हैं जो इसे एक संघीय सिस्टम बनाती हैं। ये रही हमारी संविधान की फेडरल चेकलिस्ट। इसमें वैसे तो कई चीजें हैं, लेकिन 2 पर खास ध्यान दीजिए। एक, शक्तियों का विभाजन, मतलब ये साफ साफ बताता है कि केंद्र क्या करेगा और राज्य क्या करेंगे। और दूसरा, एक आजाद न्यायपालिका, जो इस बात पर नजर रखती है कि कोई भी अपनी शक्तियों से आगे न बढ़े। यही दोनों मिलकर पूरे सिस्टम में एक बैलेंस बनाए रखते हैं। तो इसका मतलब भारत 100% संघीय देश है ना? कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। अब आता है कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट। भारतीय संविधान में कुछ ऐसी छिपी हुई ताकतें हैं जो केंद्र को बहुत ज्यादा मजबूत बना देती हैं। ये समझिए कि ये तराजू का वो पलड़ा है जो हमेशा केंद्र की तरफ झुका रहता है। सोचिए जरा, पूरे देश के लिए सिर्फ एक संविधान, सिर्फ एक नागरिकता, और इमरजेंसी के हालात में तो केंद्र एक सुपर हीरो मोड में चला जाता है और सारी ताकतें अपने हाथ में ले लेता है। तो ये एक ऐसा संघीय ढांचा है जिसमें एक बहुत मजबूत बिग बॉस है। ये एक लाइन सब कुछ कह देती है। विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत देश जो संघ है वो हमेशा रहेगा, वो अविनाशी है। लेकिन संसद अगर चाहे तो राज्यों के नक्शे को बदल सकती है, उन्हें फिर से बना सकती है, जैसा हमने तेलंगाना या फिर जम्मू कश्मीर के मामले में देखा भी है। ये केंद्र के हाथ में एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है। तो फिर इस अनोखी खिचड़ी को, इस अजीब से सिस्टम को आखिर कहें तो क्या कहें?
इसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का भी सिर घुमा दिया है। चलिए देखते हैं कि वो लोग इसे क्या नाम देते हैं। वही सवाल है कि क्या कोई एक शब्द, कोई एक लेबल है जो इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को ठीक-ठीक बयां कर सके? शायद सबसे मशहूर शब्द जो इसके लिए इस्तेमाल होता है वो है अर्धसंघीय यानी क्वाजी फेडरल। ये शब्द केसी वेयर ने दिया था। इसे ऐसे सोचिए, ये एक फेडरल केक की तरह दिखता तो है, लेकिन जब आप उसे काटते हैं तो अंदर आपको एक एकात्मक यानी सेंट्रलाइज्ड कोर मिलता है। मतलब रूप में संघीय पर आत्मा में एकात्मक। अरे नाम तो और भी कई हैं। किसी ने इसे सौदेबाजी वाला संघवाद कहा, जहां केंद्र और राज्य हमेशा एक दूसरे से मोलभाव करते रहते हैं। किसी ने कहा सहकारी संघवाद, जहां कोशिश ये होती है कि दोनों एक टीम की तरह काम करें। इतने सारे नाम हमें सिर्फ एक ही बात बताते हैं, भारतीय संघवाद किसी एक डिब्बे में फिट नहीं होता। ये एक गिरगिट की तरह है जो जरूरत और हालात के हिसाब से अपना रंग बदलता रहता है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस बहस पर एक तरह से विराम लगा दिया। 1994 के मशहूर बोम्मई केस में कोर्ट ने कहा कि संघवाद यानी फेडरलिज्म संविधान की बुनियादी विशेषता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये घर की नींव की तरह है। आप दीवारों का रंग बदल सकते हैं, फर्नीचर बदल सकते हैं, लेकिन आप नींव को नहीं हिला सकते। संघवाद अब भारत का एक स्थायी, अटूट हिस्सा है। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? भारतीय संघवाद असल में एक समझौता है, एक रस्सी पे चलने जैसा कर्तव्य है। एक तरफ है राष्ट्रीय एकता की जरूरत और दूसरी तरफ है क्षेत्रीय आज़ादी की मांग। ये पूरा का पूरा सिस्टम लगातार इन दोनों के बीच एक नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ये अनोखा संतुलन ही वो गोंद है जो भारत को एक साथ जोड़े हुए हैं, या फिर यही केंद्र और राज्यों के बीच लगातार चलने वाले राजनीतिक तनाव की असली जड़ है? अगली बार जब केंद्र और राज्य के किसी विवाद की खबर पढ़ें या सुनें तो इस नाजुक संतुलन के बारे में जरूर सोचिएगा, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।